यही कि क्या नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए महज वोट बटोरने के लिए मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं नेता यशवंत सिंह साहब। इस चर्चा में हमारे साथ बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जी आगे इस चर्चा में जुड़ेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। यशवंत सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी आज आपके प्रदेश में आए और उन्होंने कहा कि लोग दंगा नहीं चाहते हैं, ये तो नेता वोट बटोरने के लिए दंगे कराते हैं। आपकी पार्टी की सरकार है यूपी में, सीधा निशाना आपकी पार्टी पर। नहीं, देश में सरकार तो राहुल गांधी की भी है और लगता है उनकी नीयत जैसी है वैसा वो बयान कर रहे हैं। दंगा तो कोई कराना चाहता नहीं है, दंगा जो कराना चाहता है वही दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। राहुल जी के बयान से साफ होता है कि उनकी मंशा थी दंगा कराने की और वो दंगा कराने की कोई योजना बनाए थे, जिसका वो आरोप समाजवादी पार्टी पर या उत्तर प्रदेश के लोगों पर लगा रहे हैं। दंगा तो हमको लगता है कोई भी समझदार आदमी राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता की मंशा नहीं होगी कि वो दंगा करावे। ठीक है, नहीं, लेकिन इसके साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं। जो अरेस्ट वारंट निकले थे उसमें भी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम थे। तो आवाजें नहीं। हाँ, यशवंत सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपने कुछ अहम बातें उठाई हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कहां कैसे कोताही बरती, इसको लेकर के भी सवाल उठे, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, राहुल गांधी ने आज जो निशाना साधा, किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वोट के लिए ये सब नेता करते हैं। अब अगर हम पूरा प्रकरण देखें तो जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप लोग राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, यही ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी बोलते पहले हैं, सोचते बाद में हैं। जैसे मैं कुछ चीज कहना चाहता हूं आपको। भाई, सरकार केंद्र में आपकी, आप कह रहे हैं कि ये दंगा राजनीतिक कारणों से सरकार ने करवाया, तो क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे आप इनको? उन्होंने कहा सरकार ने नहीं, उन्होंने कहा नेता करवाते हैं कि चलिए मैं कहता हूं नेता करवाते हैं। अगर यही वो कहते हैं तो राहुल गांधी जी 17 दंगे हुए हैं जो इस देश के बड़े दंगे थे। ये रही पूरी फहरिस्त उनकी, 17 दंगों की फहरिस्त है और इनमें सारे चीफ मिनिस्टर्स आपके यहां थे। तो कौन करवा रहा था? और अगर नेता करवा रहे थे तो भैया क्यों नहीं उनके खिलाफ तुमने अभी तक कार्रवाई करी? मेरे ख्याल से सिखों के खिलाफ जो 84 के दंगे हैं वो शायद किसी और ने करवाए थे। जो असम में नेवाली वाले दंगे थे वो भी किसी और ने करवाए थे। भागलपुर वाले दंगे बिहार के अंदर वो भी किसी और ने करवाए थे। हर दंगा, महाराष्ट्र के मंडी वाले दंगे ले लीजिए, वो भी किसी और ने करवाए थे। ये कांग्रेस, हाँ, गुजरात के भी किसी और ने करवाए थे। तो जब राहुल गांधी जी कोई और करवाता है और इनके बारे में आपकी जानकारी नहीं है और इन दंगों में अगर नेताओं ने करवाया था और सरकार ने कुछ नहीं करा, तो भाई ये केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी हुई है? राज्य चलिए ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से सवाल होगा। सुधांशु मित्तल जी, जो सवाल आपने पूछा है ये मैं कांग्रेस पार्टी के नेता के पास ले जाऊंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुजफ्फरनगर दंगों में सुरेश राणा और संगीत सोम गिरफ्तार किए गए हैं और उन पर चार्जेस लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी मैं बता रहा हूं, सुरेश राणा और संगीत सोम गिरफ्तार हुए। सारी दुनिया ने आप ही के टीवी के चैनल के माध्यम से देखा था कि कादिर राणा से लेकर सब लोगों ने उस मुसलमानों की रानी में क्या बोला था, और एक आदमी उनमें से गिरफ्तार नहीं होता है। और आपके चैनल या किसी और चैनल में एक चैनल ऐसा नहीं है जिसने एक शब्द दिखाया हो कि सुरेश राणा ने क्या बोला था, संगीत सोम ने क्या बोला था। जब प्रशासन की कार्रवाई के अंदर वहां पे हमने तो किसी का भी नहीं दिखाया सुधांशु जी, लोगों को गिरफ्तार करके छोड़ा जाता है, तो उस एक आपने नहीं दिखाया तो मैंने बाकी चैनलों में तो देख लिया था। चलिए, आपका चैनल थोड़ा सा नहीं दिखा पाया होगा, बाकी चैनल में देश ने देखा
कि लोग क्या बोल रहे थे। और संगीत सोम और सुरेश राणा का एक भी नहीं था कुछ उसके अंदर, और उसके बाद भी इनको तो गिरफ्तार करा है सरकार ने, और सीडी बांटने का भी टीवी पे दिखाए गए उनमें उनके खिलाफ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए ऐसी सरकार, ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, ठीक है सुधांशु मित्तल जी, आपका आरोप कांग्रेस पर भी है, आपका आरोप समाजवादी पार्टी पर भी है, आपका आरोप कांग्रेस पर भी है, समाजवादी पार्टी पर भी है, और आप कह रहे हैं बीजेपी का दामन साफ है या बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए मैं फिर आपके पास, हाँ आप कह रहे हैं वो दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और किसी और पार्टी से पूछो तो फिर वो नूरा कुश्ती में आपको शामिल कर लेती है। खैर हम आगे बढ़ेंगे। सुधींद्र भदौरिया जी, आज राहुल गांधी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि नेताओं की करनी है ये जो दंगा भड़का मुजफ्फरनगर में, आपको क्या लगता है किसकी ओर, किन नेताओं की ओर, किस पार्टी की ओर इशारा था राहुल गांधी का? बहुत दिन बाद राहुल गांधी जी को याद आया और वो जागे। बहन मायावती जी ने शुरू में ही कहा था कि ये मिली भगत है, फिक्स्ड मैच है दो कम्युनल फोर्सेस का, और उसको आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए उसमें स्पष्ट हो गया। और हाई कोर्ट से भी नोटिस मिल गया है समाजवादी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण मंत्री को। हाँ। और वो सब लोग, जिन लोगों को इन्होंने बर्खास्त किया और जिन लोगों को नोटिस दिया, वही लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव था, हम लोगों ने उन कुछ लोगों को छोड़ा और उसके बाद दंगे भड़के। पर ये योजनाएं बहुत पहले, आपको ये भी मालूम है कि इस दंगों के पहले ही एक मुलाकात हुई थी लखनऊ में, जिसमें वीएचपी के लीडर्स मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी से मिले थे, मुख्यमंत्री से, और उस वीएचपी के डेलीगेशन में वेदांती जी थे, सिंघल थे। और कुछ दिन बाद जिस तरह का तनाव का वातावरण बना, दोनों तरफ से एक फिक्स मैच का। ठीक है सुधींद्र भदौरिया जी, वही मैं कह रही थी कि जिस पार्टी से बात करो लाइन बदल जाती है। आप कह रहे हैं ये फिक्स मैच है समाजवादी पार्टी और बीजेपी का, बीजेपी निशाना साध रही है आप पर, एसपी पर, कांग्रेस पर। कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ अब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इतने दिन बाद क्यों जागे, एक तो दंगों को लेकर, और दूसरा वो दंगों की बात कर रहे हैं कि नेता वोट बटोरने के लिए ऐसा करते हैं। तो कांग्रेस के राज में तो बहुत दंगे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे वो? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है, राहुल जी ने क्या कहा है, दो बड़ी स्पष्ट बातें उन्होंने कही। नंबर एक, उन्होंने कहा कि राजनीति का तौर तरीका बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस ने कल्याणकारी नीतियों को अधिकार से जोड़कर लोगों को एम्पावर करने का एक सतत, चलिए इस पर बाद में बात कर लेंगे, अभी जो दंगों पर कहा है उस पर रहे हैं। या भोजन का अधिकार हो, चाहे वो राइट टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस या कॉम्पनसेशन हो। हाँ, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, मेरे मित्र को केवल दंगों में ही रुचि है, दुख की बात ये है। नहीं, हमारा विषय आज का ये है। कहा 18 महीने में 27 अलग अलग इस प्रकार के दंगों की वारदातें हुई हैं। क्यों ऐसा हुआ कि 27 अगस्त को इंसिडेंट होता है, 7 सितंबर तक सरकार सोती रहती है? क्यों ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक फेक सीडी जो है वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान की सर्कुलेट करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर लगा देते हैं। नतीजा क्या होता है, एक ऐसा इलाका जहां 1857 से लेकर और 2013 तक में बिल्कुल पड़ोस का मेरा क्षेत्र है, इसलिए मुझे थोड़ी और सघन जानकारी इस इलाके की है। यहाँ कभी धार्मिक फसाद नहीं हुआ, यहाँ ना 1947 में, ना 1947 से पहले या बाद में धार्मिक फसाद हुआ। एक सोची समझी सुनियोजित जो ताकत, तो यही सवाल तो बीजेपी पूछ रही है ना कि केंद्र सरकार में रहते हुए समाजवादी पार्टी आपकी केंद्र में सरकार की आपके एक युवा नेता कहते हैं कि जो दंगे हुए राजनीतिक फायदे के लिए हुए, तो आपकी सरकार खामोश क्यों बैठी रही? क्या आप केवल हर बात को राजनीति के तौर तरीके से ऊपर उठकर देख सकते हैं? प्रांतीय सरकारें, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत सरकार ने आगाह किया एडवांस में उत्तर प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने, हमने पूरी फोर्सेज उत्तर प्रदेश की सरकार को दी। आप राज्य सरकार के कॉन्डक्ट पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार जो सुरजेवाला जी, पूरी तरह मेरे से साथ यशवंत सिंह जी बने हुए हैं समाजवादी पार्टी से, राहुल जी ने कहा है, ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। यशवंत सिंह जी, आपकी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही, आप राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि वो अब क्यों जागे, वो आपसे पूछ रहे हैं आपकी सरकार सोई क्यों रही?
यशवंत सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि वोट की राजनीति कौन कर रहा है। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द लौटते हैं। नेताओं ने वोट के लिए मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। यशवंत सिंह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले सुरजेवाला साहब ने कहा कि राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, उस पर सवाल उठाए हैं कि क्यों सोई रही सरकार, आप जागे क्यों नहीं जब दंगे हुए, वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। नेहा जी, आपने जो सवाल किया था, मैं उस पर अपनी जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये तात्कालिक घटना थी और उस घटने से जो स्थिति बिगड़ी वो दंगा की शक्ल ले ली। इसमें जो ये कहते हैं कि हमने पहले से सूचना दे दिया, ये बिल्कुल भ्रामक सूचना है और ये लोगों को गुमराह करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता स्वयं चिन्हित हुए हैं, इनके पूर्व सांसदों के नाम आए हैं, अनेकों कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी है इस दंगे में। ये न तो उसको अपनी पार्टी से बाहर किए, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए। ये दंगा में शामिल स्वयं थे। और आपकी पार्टी के जिन नेताओं के नाम आए उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? इन लोगों का लंबा चौड़ा आजम खान साहब का नाम आया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? हिस्सों में इन लोगों ने दंगा कराए हैं। और यही नहीं, जब देश का तो उनकी नदियां बही थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और आज वह लोग सब दंगा के दोषी हैं। ठीक है, चलिए, कांग्रेस पार्टी पर आपने बोल दिया हमला, जो आपकी पार्टी की लाइन है, लेकिन उससे एक आगे बढ़कर आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं पर क्या किया। यशवंत सिंह जी सुन लीजिए, यशवंत जी सुन लीजिए, वो गलत हुआ है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान को नोटिस दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, गलत बातें, आजम खान का नाम भी आया है, उनको लेकर क्या किया आपने? न्यायालय का अपना काम है, न्यायालय को जो जरूरत होगी वो कर रही होगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। तब तक वो मंत्री बने रहेंगे। तो फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या कोई और पार्टी अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए? साफ हो जाएंगी, वो भी न्यायालय का सहारा लेंगे। हाँ, नेहा जी, मैं कुछ कह दूं, बहुत देर से बैठा हूँ। मेरे मित्र को जी, सुरजेवाला जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन आपने एक आरोप बीजेपी पर भी लगाया है, तो उसका जवाब मैं ले लूं। सुरजेवाला जी, मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है? ऊपर कीचड़ उछालने से पहले, हाँ ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी। सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है। जो फेक सीडी बांटी गई, जिसका चार्ज लगा है, महापंचायत में जो भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसका आरोप लगा है, उस बारे में बीजेपी क्या कहेगी? पहले तो मैं आपको बतलाऊं कि ये जो चर्चा हो रही है उसमें राहुल गांधी जी का जो बयान था, उसका आधा बयान आपने बतलाया। उसके आगे उन्होंने कहा कि ये दंगा जो है ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन शायद वो राहुल गांधी जी जो है अपने पिताश्री के बयान को भूल गए, जब 84 के दंगे हुए और राजीव जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो नीचे की धरती थोड़ी कंपकपाती है। तो शायद वो नीति जो थी, वो नीति जो है इस नीति का जो है बिल्कुल उल्टा। सुधांशु जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि ये एक महीने बाद किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ बयान, भारतीय जनता पार्टी आज भी उसका गलत इस्तेमाल करती है। सुधांशु जी इस बात को जानते हैं। नेहा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद गलत, आप बहुत आदरणीय हैं, पर गलत बयानी मत करें कि मैं कहता हूं उसके बाद जो कहते हैं। हाँ ठीक है, सुधांशु जी, आप बिल्कुल गलत बयानी नहीं थी। आप तो शायद आपने देखा नहीं होगा, मैंने वो बयान खुद ने सुना था, और वो बयान और जिस भावना से और जिस मुस्कुराहट से राजीव गांधी जी ने कहा था, कोई उसमें गलत बयानी नहीं थी, कोई नहीं था। उन्होंने और मैंने कहा 3000 सिख दिल्ली शहर में कांग्रेस के द्वारा उनका कत्लेआम होता है, और उसके बाद आप अब सरमनाइज कर रहे हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं दिस इज नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ। चलिए ठीक है सुधांशु मित्तल जी, आप कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुधांशु जी, आगे मैं आता हूँ, आगे आता हूँ, उसी पर आइए। मोदी की प्रतिक्रिया वाला बयान भी याद होगा, मैं लूंगी जवाब उनसे, लेकिन जो बात कांग्रेस की तरफ से उठ रही है, सच बात फेक सीडी बांटने का, महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, उस महापंचायत के भड़काऊ भाषण की भी इतिहास और असलियत सुन लीजिए।
सुरेश राणा और संगीत सोम ने एक शब्द भी नहीं कहा। दूसरी बात आती है कि आपने कहा कि साहब कोई सीडी पार्टी, ये तो अगर आप इनकी एफआईआर देखिए उसमें भी नहीं लिखा कि सीडी पार्टी, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि एक इन्होंने फॉरवर्ड करा। हुआ ये कि एक इनके पास कोई वीडियो आया जो इन्होंने फॉरवर्ड करा, क्यों किया? कोई सीडी नहीं बांटी और उसका है। पहले मैंने बार बार कहा भाई कौन सा, सुनिए तो भाई आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। विवेक, मैं आपका विजय जी जानता हूं आतुरता होगी, लेकिन बात तो सुन लीजिए। उन्होंने कौन सा भड़काऊ भाषण दिया पहले तो ये बताइए। एनएसए लगाई, एनएसए का मतलब समझते हैं क्या होता है? एनएसए होती है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। संगीत सोम ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, सुरेश राणा ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है, कादिर राणा तो क्रिमिनल ही नहीं है, बाकी सारे कुछ है नहीं। बाकी कांग्रेस के एक पूर्व सांसद और उनके बेटे पे हुआ वो कुछ नहीं है। सापा के मंत्री आजम खान जो खुद कह के छुड़वाते हैं और कहते हैं हो रहा है होने दो, उनके ऊपर। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आप ये तो मानेंगे ना कि इस पूरे प्रकरण में हर पार्टी अपने दामन को बचा रही है, साफ बता रही है, उजला बता रही है और दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रही है। सवाल ये है कि इस पूरे प्रकरण में कौन से नेता, कौन सी पार्टियां जिम्मेदार हैं, जिसकी तरफ इशारा किया आज राहुल गांधी ने। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, जल्द लौटते हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। अलीगढ़ और रामपुर की रैलियों में राहुल ने अपनी सरकार के काम गिनाए और यूपी सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। राहुल ने यह भी दावा किया कि 2014 में नौजवानों की सरकार आएगी। सवाल ये कि अगर कांग्रेस जीती तो क्या राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे? लड़े और हम बिल लाए और बिल को हमने पास करके दिखाया। विपक्ष के लोग खड़े हो गए, पहले उसको स्टैंडिंग कमेटी में ले गए, वहां उसके चक्कर कटवाए, रोकने की कोशिश की, वहां से हमने लड़ाई लड़ी, पार्लियामेंट ले गए, पार्लियामेंट में हमने पास किया। अलीगढ़ की सभा में राहुल का इतना कहना था कि बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है, राहुल गांधी ने अलीगढ़ में कहा कि विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण बिल का संसद में विरोध किया था, जबकि 29 अगस्त को बिल पर बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा था, 2 बार हुई सर्वदलीय बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि हम इस बिल पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन विपक्ष के नेता ने इस मसले का हल निकाला और आज हम इस बिल पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं इसके लिए विपक्ष के नेता का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी, सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, अब सुन लो, 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी जो इस देश को बदल डालेगी। अलीगढ़ की सभा में राहुल गांधी ने अखिलेश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। रोजगार के मुद्दे पर तो घेरा ही, लैपटॉप योजना को लेकर भी सवाल उठाए। जो लैपटॉप बांटे थे चल रहे हैं, काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे यूपी में कंप्यूटर की सरकार है, कंप्यूटर चलता नहीं है, बिजली नहीं है। हमने कहा कि अगर हमारी लैपटॉप सरकार तो उनकी लॉलीपॉप की सरकार है। हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तान रोज आक्रमण कर रहा। राहुल ने भोजन गारंटी की लड़ाई को यूपीए बनाम यूपी सरकार बना दिया। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र की तरफ से गरीबों के लिए बनाई गई योजना अखिलेश सरकार इसलिए नहीं लागू होने देंगे क्योंकि 2014 में उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। पूरे हिंदुस्तान में भोजन का अधिकार दिया जा रहा है, मगर उत्तर प्रदेश में 2014 के इलेक्शन तक नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि अगर हमने कांग्रेस पार्टी का भोजन का अधिकार यहां लागू कर दिया तो चुनाव में हमारी ऐसी पिटाई होगी, हमें बात समझ नहीं आएगी। ये फूड बिल नहीं है, वोट बिल है। उनको वोट बिल की ज्यादा चिंता, फूड बिल की ज्यादा चिंता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार देख रही है उसको कैसे लागू करे। अपनी सरकार के काम गिनाते गिनाते राहुल ने दागियों को बचाने वाले बिल की भी चर्चा की, जिसे सरकार ने उनके विरोध के बाद वापस ले लिया था। राहुल का कहना है कि उन्हें जो सही लगा वही कहा। जो मैंने कहा कि भैया इसको लागू नहीं करना चाहिए, हाँ वैसे कहा था, मगर कहना नहीं चाहिए इसको। तो जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि भाई ये आपने जो कहा ये आपने गलत समय पे कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, सच बोलने का भी समय होता है क्या?
सवाल यही है कि राहुल गांधी की इन बातों से क्या कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला जी, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि 9 सालों में महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोपों से यूपीए सरकार घिरी रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस के लिए ये चुनावी वैतरणी पार कराने में सहायक सिद्ध होगा? शुक्रिया नेहा, आपने मुझे मौका दिया। सुधांशु जी ने बड़े लंबे समय तक अपनी बात कही। 2 बातें राहुल जी ने बड़े स्पष्ट तौर से कही। कांग्रेस क्या देना चाहती है जनता को? कांग्रेस ने कल्याणकारी नीतियों को कानूनी अधिकारों से जोड़कर पहले बार 21वीं सदी में एक नया जन संचालन को और लोगों की शक्ति को साकार करने का एक नया रास्ता दिखाया है। सूचना के अधिकार की शक्ल में, शिक्षा के अधिकार की शक्ल में, भोजन के अधिकार की शक्ल में, रोजगार के अधिकार की शक्ल में और उचित मुआवजे के अधिकार की शक्ल में, और हमारी महिलाओं के लिए सक्सेशन में, विरासत में उनको एक नया अधिकार देने की शक्ल में। ये एक नया रास्ता है जहां जनता संपूर्ण तौर से मालिक होगी और उनका संपूर्ण अधिकार होगा। यानी आपकी सरकार बन रही है और फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? देखिए, जब से अमित शाह जी महासचिव बने हैं भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रभारी, यकायक उन्हें दोबारा मंदिर मुद्दे की याद आ गई और समाज को विभाजित करने का एक नया सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। संगीत सोम के बारे में चर्चा कर रहे थे मेरे मित्र, वो भूल जाते हैं कि उनके फेसबुक अकाउंट पे उन्होंने वो फेक अपलोड किया और उसकी सीडी वितरण की। राजेंद्र अग्रवाल जो मेरठ से सांसद हैं और खुद संगीत सोम ने चलिए सर, वो दंगों को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने आज अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है सुरजेवाला जी, इसीलिए हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी आपने कहा सोचे समझे जो उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, उसको चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, सवाल ये है कि जिन उपलब्धियों को इस अंदाज में राहुल गांधी रख रहे हैं, क्या जनता उसके नाम पर वोट करेगी कांग्रेस को? पहली बात तो यह है कि ये सारी चीजें विश्वसनीयता से जुड़ी हुई हैं। राहुल गांधी जी का अतिथि दर्शन जो है यूपी में बहुत दिनों बाद हुआ, फ्रॉम अतिथि दर्शन टू नो दर्शन। एक बड़ा अच्छा अकबर इलाहाबादी साहब का शेर था, बहसे फजूल थी ये खुला हाल देर में, अफसोस उम्र कट गई लफ्फाजों के फेर में। ये क्या लफ्फाजी को हम इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? आप इनका आचरण देखिए, ये भाषा और ये भाषण और ये बड़ी बड़ी बातें हम लोग कितने साल से सुनते आ रहे हैं। नहीं, इसमें उन्होंने गलत क्या कहा है? भूमि अधिग्रहण के बारे में बात की, फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की, तो ये सब चीजें तो पास हो गई है। हर नेता इस तरह का दावा करता है, हर नेता अपनी बातें करता है। सुधांशु जी, 20 करोड़ लोग यूपी के अंदर हैं, 15 करोड़ 25 लाख लोगों को भोजन का अधिकार मिलेगा, 5 किलो अनाज मिलेगा 2 रुपए किलो पर। क्या उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को एतराज है? अपनी बात रखिए, लेकिन समस्या क्या है कि जो मैं पूछती हूँ आप उसका जवाब नहीं देते सर, फिर मुझे हस्तक्षेप करना पड़ता है। मैं आऊंगी भदौरिया जी, मैं आपके पास भी तुरंत आऊंगी भदौरिया जी। अगर ये लफाजी है तो भूमि अधिग्रहण बिल का और भोजन के अधिकार बिल का बीजेपी ने सपोर्ट क्यों किया? मेरी बात अगर सुनने का, अगर आप में क्या कुछ कह सकता हूं आप लोगों को? सुधांशु जी की समस्या ये है, 19 करोड़ 95 लाख लोग उत्तर प्रदेश में हैं, 15 करोड़ 24 लाख जी, उन्हें बोलने तो दीजिए, आप बोल चुके हैं। सुरजेवाला जी, आपने कह दिया, सुधांशु जी की पार्टी उस पर क्यों एतराज कर रही है? जवाब ले लेना। तहजीब होती है, कृपया वो तहजीब मानिए। सुधांशु मित्तल जी, आप जवाब दीजिए उनकी बात का। एक टीवी के बहस की एक तहजीब होती है, वो तहजीब तो सीख ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बात क्या कह रहा हूं, प्रश्न ये होता है कि जो कह रहा है उसकी विश्वसनीयता क्या है। यहाँ कुछ बोलना, लंबी बातें छोड़ना, लोगों को मौका नहीं। भदौरिया जी, मैं आती हूँ आपके पास। मैं खत्म तो कर लूं भाई। हाँ, बोलिए। मैं एक सेकंड, आज देश की समस्या क्या है?
आज कुशासन की देश की समस्या है, आज भ्रष्टाचार की देश की समस्या है, आज महंगाई की जो बढ़ती कीमतें उसकी समस्या है, आज असुरक्षा का जो माहौल है आज उसकी समस्या है, आज महिला अपने घर में अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती, देश पे जो बॉर्डर है हमारा वो सुरक्षित नहीं है, आंतरिक सुरक्षा नहीं है, जब आतंकवादी आता है वो हमला कर देता है। आज असली सुरक्षा के ये पहलू हैं। आज कुशासन से देश त्रस्त है और आज हाहाकार मचा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी किस पे है? ठीक है, इसकी जिम्मेदारी सुधांशु मित्तल जी, आपने कहा कि सरकार की विफलताएं क्या है उस पर आपने रोशनी डाली है। मुझे इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा। मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करना चाहती हूँ। सुधींद्र भदौरिया जी, सरकार की विफलताएं एक तरफ, लेकिन जो फूड सिक्योरिटी, भूमि अधिग्रहण और दागियों के अध्यादेश को जिस तरह से राहुल गांधी ने रोका, क्या ये उपलब्धियां जिनको वो गिना रहे हैं, क्या इससे जनता कांग्रेस को वोट देगी? क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत देर बाद आपने इस बहस में मुझे शामिल किया है, तो मैं पहले ये कह दूं कि इस बहस में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। अभी सुधांशु मित्तल जी ने याद दिलाया सन 84 के दंगों का, और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने लाल किले से कहा था जब दरख्त गिरता है तो जमीन हिलती है। पर क्या ये भूल गए कि इन्हीं के इस समय बड़े नेता श्री मोदी जी ने कहा था क्रिया की भी प्रतिक्रिया होती है गोधरा के समय, और फिर उसके नतीजे के तौर पर 2002 में जिस पैमाने पर दंगे गुजरात में हुए थे उसको भी पूरे देश ने देखा है और जाना है। जहां तक मुजफ्फरनगर कांड का सवाल है, पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर से इस बात को जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक फिक्स्ड मैच किया जिसके नतीजे के तौर पर 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में। सुधींद्र भदौरिया जी, ये बात तो हुई मुजफ्फरनगर दंगों की, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सरकार के कामों का जो बखान किया है और वो जो कर रहे हैं रैली दर रैली, वो यही चीज कर रहे हैं कि यूपीए सरकार के कामों का बखान कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मित्तल साहब, मुझे जवाब लेने दीजिए सुधींद्र भदौरिया जी का। जी सुधींद्र भदौरिया जी, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने जो कहा के बारे में आप पूछ रहे हैं क्या? नहीं, राहुल जी के बारे में। राहुल गांधी, मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार संपूर्ण रूप से विफल है, और उत्तर प्रदेश के लोग चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उनके बहकावे में नहीं आने वाले। वो बहन मायावती जी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जहां जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी वहां पर भारी भदौरिया जी, यही दावा हर पार्टी और हर पार्टी का नेता कर रहा है। राहुल गांधी ने यह साफ किया है कि 2014 में नौजवानों की सरकार बनेगी, तो नौजवान प्रधानमंत्री भी उसके लिए चाहिए। क्या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हम चल लौटते हैं। नौजवानों की सरकार बनेगी, ये दावा किया है राहुल गांधी ने। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी स्थिति बनने वाली है तो बिना देर किए आपकी पार्टी को राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहिए मोदी के खिलाफ? देखिए नेहा, 2 बातें इस देश के प्रजातंत्र के बारे में जानना आवश्यक है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमारा नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी हैं और सरकार का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। बड़ा स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की तरह जहां बड़ा विवाद हुआ उनके नेतृत्व को लेकर भी। दूसरा, इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर है और कांग्रेस की ये प्रथा रही है आज से नहीं, आजादी से आज तक, कि जब चुनाव हो जाएगा सांसद चुनकर आएंगे। यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस देश में नहीं है जहाँ राष्ट्रपति चुने जाते हैं। नहीं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी, राहुल गांधी खुद ही लीड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं युवाओं की सरकार बनेगी, वो दागियों को लाने वाले अध्यादेश को पलट देते हैं, तो फिर उनके नाम की घोषणा करने से परहेज क्यों? या वो चुनौती स्वीकार करने का क्या दम नहीं रखते? नेहा जी, बड़ी सीधी बात है, और वो सीधी बात ये है कि इस देश में जिस प्रकार का प्रजातंत्र है, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें अपने बुजुर्गों श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जबरदस्ती दरकिनार नहीं करना पड़ता। ना हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरह स्थिति है कि 220 आएंगे तो मोदी जी हैं, 200 आएंगे तो फिर नहीं। लेकिन सुरजेवाला जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं राहुल गांधी के अंडर काम करूं। प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं सुन रहे किसी की। नेहा, प्रधानमंत्री पद के लिए राज्यपाल बना के नहीं देते हैं।
नेहा, प्रधानमंत्री पद के लिए इस देश में सीधी वोट नहीं पड़ती। अच्छा, प्रधानमंत्री पद के लिए सांसद चुनाव करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों की पसंद राहुल गांधी है, लेकिन जब तक राहुल गांधी खुद कुछ नहीं कहते आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। सुधांशु मित्तल जी, लेकिन राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए है, ये मानेंगे आप? पहली बात तो ये है कि देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है राहुल गांधी जी के लिए। ऑल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो क्यों उनको अपने को डिक्लेयर करवाना है? वैसे मैंने कहा कि आज के भाषण में वो कह रहे युवा नेतृत्व का मतलब मनमोहन सिंह जी तो होंगे नहीं। हाँ। और जहां तक सुरजेवाला जी कह रहे हैं, एक सेकेंड, जहां तक सुरजेवाला जी कह रहे हैं तो शायद ये 2009 में भूल गए थे जब सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दिया था चुनाव से पहले। तो ये कोई इतिहास की दुहाई ना दे, इतिहास कुछ और है। बात प्रश्न है कि अब ये शायद आप भूल गए कि मैं उस संसदीय दल की बैठक के अंदर बतौर ऑब्जर्वर टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की लड़ाई होगी? और सवाल ये भी 2014 में एक युवा सरकार आने का दावा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो कब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की कमान वो लेने के लिए तैयार होंगे? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए आज की बात।